तो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क नट, जहां आपके क्वेश्चंस होते हैं एंड मेरे आंसर्स। एंड आज का सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा है तूफान भाई ने कि एमसीयू 616 है या 199999। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है। तो भाई देखो, ये सिर्फ आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं है, सबके लिए कंफ्यूजिंग हो चुका है। ऑफिशियली देखो बस इतना ही बताया गया है कि एमसीयू का जो यूनिवर्स है वो अर्थ 199999 है। मतलब एमसीयू का जब स्टार्ट किया गया था, मूवी का यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, तो इसको ऑफिशियली अर्थ 199999 ही नाम बोला गया था। लेकिन जब भी कोई एमसीयू मूवीज के कैरेक्टर इस यूनिवर्स को मेंशन करते हैं तो क्लियरली अर्थ 616 ही बोलते हैं। और शायद आपको पता होगा कि ये नाम था कॉमिक बुक के ऑफिशियल यूनिवर्स का। तो हाँ यार, यहाँ वही बात हो जाती है कि जो भी इन यूनिवर्स कैरेक्टर होंगे वो इसको 616 के नाम से जानते हैं, एंड कोई भी बाहर यूनिवर्स का कैरेक्टर होगा वो इसे 199999 बोलेगा। मे बी इवन कोई और नंबर भी दे सकता है, जैसे कि हम लोग हैं, या फिर अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के कैरेक्टर्स। सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि ये पर्सपेक्टिव वाला सीन हो जाता है। जैसे अर्थ पे कोई दूसरे प्लेनेट से आएगा तो हम उसको एलियन बोलेंगे और वो लोग हमें एलियन बोलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है प्रभात का कि टीवीए ने गमोरा को क्यों नहीं रोका फ्यूचर में रुकने के लिए। तो यार आई एम श्योर कि प्रभात भाई आप आस्क नट के एपिसोड्स नहीं देखते हो और इवन मेरे कई सारे वीडियोस भी मिस करते हो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस के आंसर कई बार पूछे गए हैं और मैंने कई बार बताया भी है। चलो एक बार और बता देता हूँ कि टीवीए वाले उसी टाइमलाइन को रोकते हैं जिससे कि एक ऐसा टाइम ब्रांच बने जिससे मल्टीवर्सल वॉर हो सकता है। बस ऐसे समझो कि टीवीए वाले ऐसे इवेंट्स को रोक देते हैं, प्रून कर देते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर कैंग का कोई वेरिएंट अपने टाइमलाइन से बाहर निकलकर मल्टीवर्सल वॉर स्टार्ट कर दे। देखो, उनको कोई मतलब नहीं था कि कोई टाइम ट्रैवल करे या ना करे, टाइम ब्रांच बनाए या ना बनाए। इवन लोकी के सीरीज में भी ये क्लियरली दिखा दिया गया था कि सिल्वी ने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी उसके टाइमलाइन को प्रून कर दिया गया। तो होप सो कि अब सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राघव का कि जिस यूनिवर्स में वांडा ने इल्यूमिनाटी को मार दिया था, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उस यूनिवर्स में आयरन मैन जिंदा हो और वो अल्ट्रॉन बॉट्स के साथ आकर मेन टाइमलाइन में अवेंजर्स को लीड करेगा। तो भाई मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं कि ऐसा होने के चांसेस ना के बराबर हैं। हाँ, ऑब्वियसली मल्टीवर्स है तो आयरन मैन के वेरिएंट्स तो होंगे ही, और इनको किसी भी स्टोरी लाइन में वापस भी लाया जा सकता है। अब वो कैरेक्टर आरडीजे प्ले करेंगे या नहीं, इस पे कोई कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टोनी स्टार्क के कैरेक्टर की जो एंडिंग मिली है वो परफेक्ट है। मैं बोलूंगा कि उस परफेक्ट एंडिंग को एंजॉय करो, अप्रिशिएट करो। ये आयरन मैन रिटर्न के चक्कर में रहोगे तो डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। जब ऐसा होना होगा तो हो जाएगा। आगे सक्षम ने पूछा है कि डीसी की फ्लैश अगर हिट हो गई तो इस सॉफ्ट रिबूट के बाद क्या इजरा मिलर इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे इन फ्यूचर। तो भाई ये तो फ्यूचर प्रेडिक्शन वाली बात हो गई, जहां मैं अपनी फीलिंग्स ही बता सकता हूं बेस्ड ऑन न्यूज एंड अपडेट्स, और जैसा मुझे फील हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चांसेस तो बहुत ही कम है। ऐसे भी जो सीन इजरा मिलर के साथ हुआ है उसके बाद उनको एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है, एंड इवन वार्नर ब्रदर्स ने भी इजरा को बस इसलिए नहीं हटाया क्योंकि फ्लैश मूवी में वो लीड थे, एंड ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे इस प्रोजेक्ट में लग चुके हैं, एंड लिटरली फ्लैश की जो मूवी है वो न्यू डीसीयू को सेटअप करती है। तो बस यही रीजन है कि अभी तक इजरा मिलर को रिप्लेस नहीं किया गया। पर मुझे लगता है कि इस मूवी के बाद इन फ्यूचर कभी फ्लैश दिखा भी तो मोस्टली वो कोई न्यू एक्टर ही होगा। यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और रिप्लेसमेंट की बात हुई है, जहां इजैक ने पूछा है कि अगर जोनाथन मेजर्स रिप्लेस हो गया तो कौन सा एक्टर इस रोल के लिए परफेक्ट होगा। तो देखो, अभी जोनाथन मेजर्स पे केस चल रहा है एंड चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि इन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। अभी रिसेंटली ही जिस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से ये जुड़े हुए थे उन्होंने भी इन्हें हटा दिया है। तो हाँ, इस कैरेक्टर के रिकास्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। एंड रही बात की कौन से एक्टर इसको प्ले कर सकते हैं, तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। रेडिट पे अगर फैंस की मानो तो वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि जॉन वाशिंगटन को न्यू कैंग बनाया जाए, कई लोग बोल रहे हैं कि जॉन बोयगा को कास्ट कर दिया जाए, एंड इवन कई लोग तो बोल रहे हैं कि यार पोलार्ड को भी कैंग बना दिया जाए। तो हाँ, मल्टीवर्स हैं तो वेरिएंट्स का फेस तो चेंज हो ही सकता है, बस परफॉर्मेंस उस लेवल की मिल जाए तो मजा आ जाए। कैंग से रिलेटेड नचिकेत ने एक क्वेश्चन पूछा है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मून नाइट सीजन 2 में कैंग दिखेगा, तो उसमें क्या स्टोरी लाइन हो सकती है। अब देखो, सीजन 1 में कैंग के वेरिएंट रामाटूट को टीज किया गया था, तो हो सकता है यहाँ हमें वही वेरिएंट दिख जाए। इवन कुछ रिमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि रामाटूट का वेरिएंट फैंटास्टिक 4 की मूवी में भी दिख सकता है। तो हाँ, स्टोरी गेस करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप मेरी कैंग की ओरिजिन वीडियो देख लो, एटलीस्ट रामाटूट के बारे में तो जान ही जाओगे। इसके बाद कार्तिक ने पूछा है कि इंडियन सुपर हीरोज का फ्यूचर मेरे अकॉर्डिंग क्या है, एंड अस्त्रावर्स, प्रशांत नील का सिनेमैटिक यूनिवर्स और दूसरे प्रोजेक्ट से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, फ्यूचर अभी के हिसाब से तो मुझे बहुत सही लग रहा है। पहले अगर अस्त्रावर्स की बात करें तो इसमें लव स्टोरी थोड़ी कम कर दी जाए और कल्चरली स्टोरी को और ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए तो ये ऑसम लगेगा। प्रशांत नील के यूनिवर्स को सुपर हीरो को जॉनरा में तो काउंट नहीं कर सकते, बट हाँ मिन्नल मुरली को बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड किया जा सकता है। फिर क्रिश है, मर्द को दर्द नहीं होता, भावेश जोशी, शक्तिमान एंड इवन प्रोजेक्ट के, ये सारे सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पोटेंशियल तो बहुत फील होता है। अब देखो, मैंने शक्तिमान को मेंशन किया तो राजीव ने इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया कि क्या शक्तिमान हिट हो गई तो भारतीय कॉमिक्स के सुपर हीरोज को बड़े स्क्रीन पे आने का मौका मिलेगा। अब देखो, जहां तक मुझे खबर मिली है
है उसके अकॉर्डिंग मौका मिलेगा क्या, कई बार मौका दिया भी गया है। जो न्यूज मैंने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग कई बार बड़े स्टूडियोज ने राइट्स को लेकर राज कॉमिक्स को अप्रोच किया है कि भाई हम इन कैरेक्टर्स पे मूवीज बनाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी डील फाइनल नहीं हो पाई। तो हाँ, शक्तिमान के हिट होने ना होने से इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि ये तभी पॉसिबल होगा कि एक प्रॉपर डील फाइनलाइज हो जाए। जैसे मुकेश खन्ना और सोनी के बीच डील हुई, वैसे ही कोई डील अगर राज कॉमिक्स और किसी बड़े स्टूडियो के बीच हो जाए तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आगे दीपक ने पूछा है कि अगर मुझे मौका मिला तो एमसीयू के हिस्ट्री में मैं क्या चेंजेस करना चाहूंगा। पर्सनली बोलूं तो मैं एक प्रॉपर स्टोरी पहले कंप्लीट कर लेना चाहूंगा, जिससे प्लॉट होल्स बनने के चांसेस कम हो जाएं। देखो, जब एमसीयू स्टार्ट किया गया था तब इनको आइडिया नहीं था कि भाई ये इतनी बड़ी सुपरहिट रहेगी और ये इतना ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा। ऑब्वियसली इन्होंने बस एक मूवी की स्टोरी लिखकर स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अगर अब दोबारा मौका मिला तो मैं तो सारे मूवीज की स्टोरी एडवांस में लिख लूंगा, जिससे ये और भी ज्यादा कनेक्टेड फील कराए और प्लॉट होल्स कम हो जाएं। जैसा फील आपको नोवेल से अडेप्टेड यूनिवर्स में होता है वैसा, जैसे कि हैरी पॉटर को ले लो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, गेम ऑफ थ्रोन्स है, इन सब में फील होता है कि भाई हाँ, स्टोरी बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले लिख ली गई थी। तो हाँ यार, पहले तो मैं एक प्रॉपर कंप्लीट स्टोरी लिखूंगा हर प्रोजेक्ट का, उसके बाद ही मूवीज में आगे बढ़ूंगा। निकुंज ने पूछा है कि क्रिश 4 की स्टोरी कैसी होनी चाहिए और क्या इस स्टोरी को भावेश जोशी मर्द को दर्द नहीं होता और मिन्नल मुरली से कनेक्ट करना चाहिए, अगर हाँ तो कैसे। एंड मेरा आंसर है कि बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये कि सब अलग अलग स्टूडियो के हैं एंड ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन इफ ऐसा पॉसिबल भी हुआ तो पहले इन्हें अपने फ्रेंचाइज पे फोकस करना चाहिए, इसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जब इंडिविजुअली इन कैरेक्टर्स के फैन होंगे और उसके बाद जब क्रॉसओवर होगा तो ये इवेंट बड़ा लगेगा। ऐसे अगर अचानक से क्रॉसओवर कर देंगे बिना किसी प्रॉपर प्लॉटिंग के तो भाई अजीब फील होता है। याद करो तो एक ऐसे ही मेगा क्रॉसओवर हुआ था रोबोट और जीवन का, और ये क्रॉसओवर स्टार्ट होते के साथ ही एंड भी हो गया था। तो हाँ, ऐसे क्रॉसओवर के लिए बहुत ही मेगा प्लानिंग की जरूरत है। इन द एंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है जीशी ने कि अगर डेडपूल के 50 टुकड़े कर दिए जाएं, क्या कर रहे हैं यार तू। इन द एंड बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है जीशी ने कि अगर डेडपूल के 50 टुकड़े कर दिए जाएं तो वो किस पीस से रीजनरेट होगा और बाकी के 49 पीसेस से क्यों नहीं होगा। तो हाँ देखो, टेक्निकली जहां तक मैंने कॉमिक बुक के स्टोरी लाइन में देखा है, वहां जब भी डेडपूल को 2 पार्ट में काटा गया है वो उसी पार्ट से रीजनरेट होता है जिस पार्ट में ब्रेन था। हाँ, एक बार इसको बीचों बीच से काटा गया था, इवन उसके ब्रेन के भी 2 पीसेस कर दिए गए थे, लेकिन इसके बाद भी दोनों पार्ट 2 डेडपूल नहीं बने, बल्कि दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर वापस से एक बन गए। कई इवेंट्स में तो डेडपूल के जब मल्टीपल टुकड़े हुए तो रीजनरेट होने की जगह उसने अपने पार्ट को खुद से ही सिल लिया था, जिससे वो जल्दी रिकवर कर ले। एंड ऑब्वियसली सिंस डेडपूल के टुकड़े हमेशा ही होते रहते हैं तो कई पार्ट इधर उधर रह जाते हैं। एंड एक स्टोरी लाइन में तो डेडपूल के एक मेजर फैन ने उसके इन टुकड़ों को एज कलेक्टेबल अपने पास रख लिया था। एंड लेटर एक्सीडेंटली जब ये सारे पार्ट एक साथ रख दिए गए तो ये आपस में जुड़कर रीजनरेट हो गए और हमें डेडपूल का एक नया वेरिएंट मिल गया। पर हाँ, इसे एविल डेडपूल बोला गया। तो हाँ, होप सो कि आपके क्वेश्चंस के आंसर अब मिल चुके होंगे एंड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ हाँ, तो वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना एंड कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछना नहीं भूलना। डेडपूल के वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड 18+ सुपर हीरो मूवीज के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।